ये भी क्लैरिटी इन्होंने दे दी है कि एग्जाम हर जिले में कराया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको गृह जनपद ही मिले। गृह जनपद ऐसा हो सकता है कि फीमेल्स स्टाफ को शायद गृह जनपद मिल जाए, हो सकता है उसमें भी सबको ना मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि यूपी सरकार भी बहुत ज्यादा दूर फेंकने के आपके मूड में नहीं है। भर्ती बोर्ड भी इस बात का ख्याल रखता है कि आप दूसरे तीसरे चौथे जिले में ही जाएं, इससे ज्यादा दूर ना जाएं। यूपी का इधर का वेस्ट का बच्चा ईस्ट में और ईस्ट का बच्चा वेस्ट में, इस तरह का ना हो। फिर भी कुछ बच्चों के साथ हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस जिले, मान लीजिए इस जिले में, जहां इस जिले में बुलंदशहर जिला मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूं, वहां बहुत सारा बच्चा है वहां का, और उसमें सेंटर अपने कम है, इतने जितने उसमें बच्चे उतने भी सेंटर्स नहीं है, उतने बच्चों का एग्जाम कराने की क्षमता भी नहीं है, तो फिर इसलिए दूसरे तीसरे चौथे जिले में चला जाता है। कोई जिला छोटा है, कोई बड़ा है, किसी की क्षमता ज्यादा है, किसी की कम है, किसी में बच्चे ज्यादा है, किसी में कम है, तो वो सारा नाप तोल करके कर पाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि भाई ये सेंटर आपका दूर भी हो सकता है, पर बहुत ही चंद बच्चों का होगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि ऐसा ख्याल उन्होंने यूपी कांस्टेबल में भी रखा था। पहले वाले में तो उन्होंने गृह जनपद ही दे दिए थे सबको, जो री एग्जाम हुआ था कांस्टेबल में, लेकिन दोबारा में गृह जनपद नहीं मिले थे, फीमेल्स को मिले थे। हालांकि क्या ओएमआर भरने के लिए अलग से टाइम मिलेगा? देखिए, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। कांस्टेबल में ये दिया गया था कि भाई ओएमआर भरने के लिए आपको एक अलग से टाइम दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी बच्चे बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से भर्ती बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो पिछली बार जब पहली बार इन्होंने किया तो वो एडवाइजरी जारी की गई थी प्रॉपर। अब चूंकि पिछली बार पहली बार किया गया था, हो सकता है इसलिए एडवाइजरी जारी कर दी हो, इसलिए वो नोटिस इशू करना पड़ा हो। अब चूंकि पिछली बार हो गया, तो अब वो नोटिस इशू करने की हो सकता है आवश्यकता ना हो, और वो करा भी दे, मतलब सीधा आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आए, और एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आया मतलब फिर 100% मिलने वाला है। तो अब इंतजार मुझे लगता है कि हमें एडमिट कार्ड का ही करना चाहिए, और अलग से उनको नोटिस, क्योंकि ये कॉमन नियम नहीं है कि ओएमआर के लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा। तो पिछली बार जो 10-15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए गए थे, तो अगर ऐसा कुछ वो कर देते हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों अगर नहीं करते हैं तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये सबके साथ है ना। अगर ये ऐसा भी है तो ये सबके साथ है, फिर कंपटीशन को ये उतना ही आसान और उतना ही टफ बना देता है। मान लीजिए कि आप मिल गया सबको टाइम, तो आप इसमें इतने खुश क्यों हो रहे हैं? खुश होने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए है, और कंपटीशन में जो काम सबके लिए हो रहा हो ना, वो मेरिट पे बिल्कुल असर नहीं डालता। वो आपका पेपर अच्छा कराएगा तो औरों का भी अच्छा कराएगा। इसलिए बच्चों इससे बहुत खुशी या बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। चलो, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या और कैसे पढ़ना चाहिए? अब देखिए बच्चे, अगर मैं यहां पर पढ़ने वाला ज्ञान आपको झाड़ने लगूं तो 8 दिन गिनती के बचे हैं, और मैं यहां पर आपको पढ़ने पढ़ाने की बात सुनाऊंगा, तो शायद वो बहुत अच्छी नहीं लगेंगी और ना लगनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हर एक बच्चा सिर्फ इस बात को देख रहा है कि मैं रिवीजन कैसे, अपना जो सिलेबस इतना पढ़ा है, इतनी इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, उसको कैसे रिवाइज कर लूं, बस मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए। और करने लग भी गए होंगे, लास्ट का मंथ बच्चे रिवीजन में ही देते हैं। अब रिवीजन बहुत सारे बच्चों का हो भी गया होगा, परफेक्टली डन हो गया होगा, कोई बात नहीं। फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आपका रिवीजन हो ही गया है, तो आप खुद को चेक कर पाएंगे। एक सीरीज आपको पता है आरडब्ल्यूए की, वो चालू होती है लास्ट टाइम पे, और उसका उद्देश्य ये होता है कि पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हम लोग करवा पाए। और जब पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन, आप कहोगे सर वो सीरीज का नाम हमें मालूम है, गागर में सागर, क्योंकि वो बहुत थोड़े में बहुत ज्यादा चीजें दे दी जाती हैं, तो हमारी टीम उस पर पूरी कोशिश करती है कि इसमें एक भी इंपॉर्टेंट टाइप या एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ा ना जाए। और कोई भी सेगमेंट, देखिए क्वेश्चन हो सकता है वहां 150 कराएं, 200 कराएं, 250 कराएं, मान लीजिए जीएस में इतने कराते हैं 5-6 घंटे में, लेकिन उसमें 200 के बजाय वो क्वेश्चन आपके 800 और 1000 हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो डिस्कस करते हैं कि भाई ये 4 ऑप्शन है, ये यहां से ऐसे ऐसे चीजें बनी है, और उसको ऑप्शन भी डिजाइन करके लाता है टीचर। वो कोई प्रीवियस ईयर नहीं होते। उसका उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनके आधार को देखते हुए कि अब एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं, और मेन उद्देश्य है कि ये बच्चा क्या हर चीज का रिवीजन कर पाएगा अगर मैं ये पढ़ा दूंगा तो, क्या उसकी हर चीज रिवाइज हो पाएगी, ये उद्देश्य उस गागर में सागर का होता है। ठीक है, मैं उसका टाइम टेबल अभी आपको दे रहा हूं, कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। अगर आप इस बात को अभी भी दिमाग में लेकर के बैठे हैं तो भाई बिल्कुल निकाल दो। ऐसा कोई टारगेट अपने मन में सेट करके मत जाना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं पेपर। ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि पेपर इस बार बहुत ही मुश्किल आएगा क्या, क्योंकि वैकेंसीज घटी है, बिल्कुल घटी, आधी हो गई है पिछली बार से, और फॉर्म 1.5 गुना हो गए हैं। जहां 10 लाख फॉर्म थे वो 15 लाख हो गए हैं, और वैकेंसीज जो 9,500 थी वो 4,500 पे आ गई हैं, आधे से भी कम। तो भाई जाहिर सी बात है, कंपटीशन जब टफ होता है तो चांसेस हमेशा ये रहे हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आता है। ये ऐसा देखा गया है हर बार। ठीक है, पर आप इस बात को अपने दिमाग पे लोड बिल्कुल ना लेकर के जाएं, क्योंकि आपने 2017 का भी पेपर देखा है और 2021-22 का भी देखा है। 17 के टाइम का अगर आप कोई भी पेपर रीड करोगे तो वो इसी पैटर्न पे बनते थे कि वैकेंसीज कम है तो पेपर टफ, फॉर्म ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो पेपर टफ। लेकिन आप देखो ना, 2021-22 से पेपर मुश्किल आने बंद ही हो गए हैं, जैसे आते ही नहीं। पता नहीं किस तरह का एजेंसीज ने चुनाव कर रखा है, क्यों वो ऐसा हो गया है। अब पेपर टफ आने तो बंद हो गए हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां आ नहीं सकता। आपको हर तरह से तैयार होकर के जाना है। आप ये मान के बिल्कुल ही मत चलना कि पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा। आपको बस इतना देखना है कि जो मुझे आता है क्या मैं वो कर पाऊंगा, क्योंकि जो नहीं आता उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो आता है उसको अगर आप कर नहीं पाते तो सिलेक्शन रुकवा देता है आपका। आती हुई चीज ना तो गलत होनी चाहिए ना छुटनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत की है, वो डिजर्व करते हो आप वो क्वेश्चन आपका सही हो। कई बार ऐसा लगता है हमें ये पढ़ा हुआ है फिर भी याद नहीं आ रहा, तो अच्छी बात है यहां तुक्का मार के आइए ना। जब भी ऐसा लगे ना कि ये पढ़ा हुआ है बस यहां से जबान से फिसल रहा है, ये याद नहीं आ रहा, तो वहां ऑप्शन एलिमिनेट विधि अपनाया करो।
जीएस, मूल विधि, अक्सर ऐसा इनमें, हिंदी इनमें होगा, मैथ्स रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, ये इनमें होता है रटने वाले सब्जेक्ट्स में। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा तो आप देखो कि अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप दो एक ऑप्शन को बिल्कुल अलग कर देंगे। जो दो एक ऑप्शन आपने अलग कर दिए, बाकी जो दो बच गए, उन दो में फिर आपको सोचना है कि भाई किन में क्या हो सकता है, उनमें भी जो बेहतर लगे उसको आप सेलेक्ट करके आ जाओ। ठीक है, उन दो में फिर फाइनली ये भी करना पड़ेगा कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा, तो फिर लगा के तो सारे आने ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो छोड़ोगे तो नुकसान होगा, तो फिर तुक्का मार के आ जाना राम नाम पे, फिर तो करना ही पड़ेगा ये, और क्या करेंगे। ठीक है, चलो। और तुक्के कभी आंधी में मत मारा करो यार, तुक्के मारने हैं हमें मानता हूं, फिर भी थोड़ा दिमाग लगा के जरूर किया करो कि यार मैं कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करने की सोचूं, इतना तो आपको भगवान ने बुद्धि दी है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इतना तो सोचा करो, है ना। तो पेपर कैसा आएगा इसकी कंडीशंस तो हमने देख ली है भाई।